हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हैं जिनका ओवरव्यू या बेसिक स्टडी हमने अभी हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हैं तो उनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई, जो इंसेक्टिसाइड है बेसिकली उनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई और किस तरीके से हुई। बेसिकली अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। हिस्ट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड की हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम जब 200 BC बिफोर क्रिश्चियन एरा की बात की जा रही है तो सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड यूज हुआ था, इंसेक्टिसाइड जो यूज हुआ था वो हुआ था एक इंसेक्ट रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर यूज हुआ था, जिसको लिक्विड फॉर्म के अंदर या फिर बॉइलिंग फॉर्म के अंदर यूज किया गया था, जिसका नाम था बिटुमीन मिक्सचर। बिटुमीन मिक्सचर को यूज किया गया। ठीक है, इससे आगे जब हम आए 100 बिफोर क्रिश्चियन एरा के अंदर तो आर्सेनिक को यूज किया गया। आर्सेनिक इसका यूज किया गया। फिर पायरेथ्रम को यूज किया गया। पायरेथ्रम इसका यूज हुआ एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर यूज किया गया इनको। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम चलें तो हमने देखा कि नीम लीव्स को भी यूज किया गया। नीम लीव्स को भी इंसेक्ट रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर यूज किया गया। नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज एज इंसेक्ट रिपेलेंट। बट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रिवोल्यूशन आ जाता है इंसेक्टिसाइड के लिए। एग्रीकल्चर फील्ड में इंसेक्टिसाइड को लेकर रिवोल्यूशन आ जाता है कि इंसेक्टिसाइड को भी खत्म किया जा सकता है। वो रिवोल्यूशन किसकी वजह से आता है, 1939 में कुछ ऐसा होता है। 1939 एक स्विस साइंटिस्ट है, स्विस साइंटिस्ट। ये क्या करते हैं, वूलर नाम के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं 1939 के अंदर एक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम है DDT, इसकी डिस्कवरी कर देते हैं। मोस्ट ऑफ आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉस्किटो को किल करने के लिए, मॉस्किटो को भगाने के लिए DDT का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उन साइंटिस्ट ने 1939 में इसकी डिस्कवरी की। इसके साथ ही फॉस्फोरस और सल्फर इनको भी यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, फॉस्फोरस एंड सल्फर इनको भी इस फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाने लगा, जो कि बहुत बेटर हम मान सकते हैं कि बहुत बेटर इंसेक्ट को किल करने का एक अच्छा चांस प्रोवाइड कर रही है। तो इस DDT की डिस्कवरी के बाद 1941 1942 के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एक रिवॉल्यूशन आता है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एक रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। किसकी वजह से, इंसेक्टिसाइड की डिस्कवरी की वजह से। तो जो ये इंसेक्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। यहां से आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के कैसे कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक इंसेक्टिसाइड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर तो उसके पास किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहला मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने कि जैसे सेफर है, इनएक्सपेंसिव है, स्प्रेड यूनिफॉर्मली, रेजिड्यू स्टेबल, इजी ऑपरेशन, ईजिली अवेलेबल, डिग्रेडेबल, कॉम्पैटिबल। तो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफेक्टिव, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव का मतलब है कि इंसेक्ट को हार्म भी करने चाहिए, इंसेक्ट इससे किल हो जाने चाहिए। दूसरा है सेफर, जब हम इनको यूज करें तो ये सेफ रहे। किसके लिए सेफ रहे, ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ रहने चाहिए। ठीक है।
इनएक्सपेंसिव, सस्ते होने चाहिए भाई, ये चीप होने चाहिए, तभी हम इनका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। अगर ये चीप होंगे तभी हर फार्मर इनका अच्छे से यूज़ कर पाएगा। अगर ये एक्सपेंसिवली हैं तब इनका यूज़ मुश्किल हो जाता है आम किसान के लिए, ठीक है, फार्मर्स के लिए, उनके लिए मुश्किल यूज़ बन जाता है। स्प्रेड यूनिफॉर्मली, अगर इनको फील्ड के अंदर डाला गया है, ठीक है, तो ये स्प्रेड कर देने चाहिए ऑल ओवर द क्रॉप के चारों तरफ या क्रॉप के ऊपर हर कोने में इनको स्प्रेड हो जाना चाहिए। रेजिड्यू, ये किसी तरीके का भी कोई रेजिड्यू ना छोड़े, ठीक है, ना ही कोई ये हार्मफुल इफेक्ट पैदा करें, हार्मफुल इफेक्ट नहीं पैदा होने चाहिए और इनका कोई रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, रेजिड्यू भी नहीं होना चाहिए, नो रेजिड्यू, छोड़ना नहीं चाहिए। स्टेबल, लॉन्ग टाइम तक ये स्टेबल रहने चाहिए, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहें, कितने, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल। जब ये लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, टाइम जब ये लॉन्ग लेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, इंसेक्ट तभी कम होंगे, उनके लार्वा कैटरपिलर किल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ईजिली ऑपरेशन, खेतों के अंदर अगर हम डाल रहे हैं तो ये ऑपरेट ईजिली हो जाने चाहिए, ऐसा ना हो कि इनको ऑपरेट करना एक बड़ी समस्या बने, तो ये ऑपरेट भी ईजिली होने चाहिए, तो ईजी हो इन ऑपरेशन ड्यूरिंग फील्ड के अंदर अगर हम वर्क कर रहे हैं इनके दौरान तो ऑपरेट करना इजी हो जाए। इजीली अवेलेबल, एक तो ये चीप भी होने चाहिए और मार्केट के अंदर मिल जाने चाहिए भाई, ठीक है, मार्केट के अंदर मिल जाने चाहिए, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट के अंदर मिल जाए। डिग्रेडेबल, दे शुड बी डिग्रेडेबल, तो ये डिग्रेडेबल होने चाहिए, कोई हार्मफुल इफेक्ट ये पैदा ना करें इन सोयल के लिए अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और हमारी फूड चेन के लिए तो अच्छे रहेंगे अगर इजीली डिग्रेडेबल हैं तो फूड चेन के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। कॉम्पैटिबल, अदर केमिकल हैं उनके मुकाबले इनका कंपैरिजन भी होना चाहिए कि हम इनको कंपैरिजन करें किसी दूसरे के मुकाबले तो ये अच्छे निकलें, इनका कंपेयर भी कर लेना चाहिए। तो अलग अलग इंसेक्ट के लिए केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कंपैटिबल अलग अलग हो सकते हैं कि हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन ही हमें फ़ायदा देता है। जब हम केमिकल्स का कंपैरिजन करते हैं कि उसके मुकाबले ये अच्छा है और फार्मर को इसी तरीके से केमिकल्स को जो सुझाव दिए जाते हैं केमिकल्स के, ताकि फार्मर अच्छे से अच्छा केमिकल यूज़ कर सकें जो डिग्रेडेबल भी हो और फ़ायदेमंद भी हो। तो केमिकल्स के करैक्टर्स ये थे जो हमने पढ़े अभी, और हिस्ट्री हमने स्टार्टिंग में देखी है इसकी, जो हिस्ट्री रहेगी इंसेक्टिसाइड की। तो ये वीडियो, आज इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से आपको समझ में आए होंगे।